नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे और सभी अदर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, क्योंकि हमारे परीक्षा जंक्शन के इंस्टीट्यूट के जितने भी प्लेटफॉर्म है मैं उन सभी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि लिंक्डइन पे भी है, स्टापी भी है, तो आप प्लीज़ थोड़ा फॉलो कर लीजिए जिससे हमारी आपकी कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो सके। खैर, तो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है और इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हम कर लेते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जब भारत के उपराष्ट्रपति की बात होती है तो सीधे सीधे हमने जब राष्ट्रपति को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, राष्ट्रपति में एक हमारी आपातकालीन शक्तियां रह गई थी, मैं उसके बारे में अपडेट कर दूं कि आपातकालीन शक्तियों को, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को एक हम अलग से चैप्टर कराएंगे, तो वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हम पूरा एक एनालाइज कर सकते हैं इमरजेंसी पावर को। अभी यहाँ पे हम इतना नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति में इमरजेंसी पावर को पढ़ाने का मतलब है कि वो छोटे से में निपटा देना, और वो हम नहीं चाहते। तो इमरजेंसी पावर जो है, जो राष्ट्रपति को दी गई है, प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है, आप सभी जानते हैं इमरजेंसी पावर में भी। तो वो सारी पावर्स की हम बात करें तो उसमें से एक पावर थी इमरजेंसी, उसका एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भारत का उपराष्ट्रपति का पद है, आपको पता है। और उपराष्ट्रपति का पद ये आज नहीं, बल्कि जब हमारा संविधान बना था, जब संविधान बना था तो संविधान बनने के समय इसको एक तरीके से, एक सलीके तरीके से आर्टिकल में डाला गया है और इसको संवैधानिक पद भी कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है, ठीक है। यानी भारत के संविधान में इस बात का पूरा उल्लेख किया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो यह बात संवैधानिक बात है, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, तो उपराष्ट्रपति सभी डाल लेंगे एक बार हम। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की इतनी ज्यादा पावर्स होती नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में उपराष्ट्रपति का जो है इतनी में एक्चुअल पावर होती नहीं है इसकी, जैसे भारत के राष्ट्रपति की होती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की इतनी पावर है नहीं, इतना वर्क है नहीं। इसका एक ही वर्क होता है जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक ही वर्क है, राज्यसभा को हैंडल करना, राज्यसभा की चेयरमैन करना, बस इसका काम होता है राज्यसभा को चेयर करना, और इसका अलावा कोई काम नहीं होता। हालांकि उपराष्ट्रपति का पद है, सम्मान है, गरिमा है, प्रतिष्ठा है, एक संवैधानिक पद है, सम्मान जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्या कोई एरा गहरा पद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के संवैधानिक पद है तो देश की गरिमा भी है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है। चलिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पहले हम परिचय देख लेते हैं कि परिचय क्या कहता है इसका। और परिचय इस तरीके से देखा जाएगा कि जैसे हमने राष्ट्रपति का परिचय देखा था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होना, भारत का पहला नागरिक होना, भारत का सर्वोच्च पद होना, भारत के और ब्रिटेन के राजा के समान इसकी गरिमा होती है राष्ट्रपति की, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी एक छोटा सा परिचय है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं परिचय की। और परिचय में जैसे कि ये है, ये आपका है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इसके इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो इंट्रो में क्या आएगा? इंट्रो में ये आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, और देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और देश का यानी क्रम के अनुसार देखें, एक हायरार्की में देखें तो हायरार्की में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर के क्रम पर आता है, हायरार्की में देखें। चलिए, तो इसमें कहा जाएगा, पहली बात इसमें कही जाती है कि देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद, संवैधानिक ये पद है। चलिए, उसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि हायरार्की में यानी क्रम के अनुसार देखें तो लिखेंगे कि क्रम के अनुसार या हायरार्की के अकॉर्डिंग
क्रम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। क्या मैं सही हूं? बताइए, क्या मैं सही नहीं कह रहा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है और हायरार्की में राष्ट्रपति के बाद आता है। चलिए, तो अभी के हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो अभी इनका नाम है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, काफी प्रचलित और काफी बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये। काफी हद तक माना जाता है कि इतने पढ़े लिखे और इतने सम्मान योग्य व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम मुझे बता सकते हैं आप कौन है? भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे? बता सकते हैं? के राधाकृष्णन, जैसे कि बताया जाता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति वो रह चुके हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, तो जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हैं। चलिए, तो परिचय में इतना ही परिचय, और इतने परिचय से काम चल जाता है कि उपराष्ट्रपति का परिचय क्या है। परिचय तो देखो 4 लाइन का हो सकता है, 3 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान की, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सभी कि भारत के उपराष्ट्रपति का ये हेडिंग है, भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखो, भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इट मींस आई एक्सप्लेनिंग यू which article, different articles, like first article, जैसे कि आपको पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति भी, यह भी संविधान के भाग 5 में ही आता है। किसमें आता है? संविधान के भाग 5 में ही आपको मिलता है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो संघ की कार्यपालिका पढ़ा रहा था, और संघ की कार्यपालिका जो होती है वो संविधान के भाग 5 में ही आती है। और अनुच्छेद आबों की बात करें तो आर्टिकल है हमारे कौन से? 52 से लेके 78 मैंने बताया था। राष्ट्रपति इसमें पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में देखें तो उपराष्ट्रपति भी इसी में ही आता है। राष्ट्रपति भी 52 से 78 में आ गया, और उसके अलावा उपराष्ट्रपति भी इसी के बीच के अनुच्छेदों में है, और प्रधानमंत्री भी इसी के बीच के अनुच्छेदों में, और महान्यवादी भी इसी के बीच के अनुच्छेदों में। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखूं तो 52 से लेके हमने जो आर्टिकल्स देखे वो लगभग राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यवादी, ये इसी आर्टिकल्स के बीच में आते हैं, क्योंकि ये संघ की कार्यपालिका के प्रमुख पद हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रमुख पद हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, उसकी कैबिनेट हुई, उसकी मंत्रिपरिषद हुई, महान्यवादी हुआ, ये सारे पद जो हैं ये संघ की कार्यपालिका के ही भाग हैं। ठीक है, अब जैसे हमने संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 लिखाया तो हमने राष्ट्रपति तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसी के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आएंगे उपराष्ट्रपति के। अब 52 से 78 के बीच में एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद आपका आर्टिकल 63। क्या है? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के अनुसार भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च पद कहा जाता है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति का पद बोलते हैं, तो उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आप लिख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में यह बात कही गई है। तो पहले नंबर की बात है आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 में देखो इसी के बीच का है ना, 52 से 78 के बीच का है। ठीक है, तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा।
तो लिख सकते हैं आप इसमें कि भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा। मैं अभी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, शायद मुझे वो बात अच्छी लगी, क्योंकि देखो हर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान का भूखा है। हर व्यक्ति अपनी गरिमा, अपनी सम्मान और स्वाभिमान को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इस दुनिया में। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक कोट पढ़ रहा था और मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगा। देखो इस समाज में कहीं ना कहीं तो मेल गलत है, यानी पुरुष कहीं ना कहीं गलती करते हैं और कहीं ना कहीं गलती लड़कियां या स्त्रियां करती हैं। ठीक है, कभी ये नहीं कह सकते कि सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, हम कभी नहीं कहते। लेकिन जब मैंने कोड पढ़ा सामाजिक व्यवस्था को लेके तो काफी विवादित हो सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और अभी भी हूं बरकरार। स्टूडेंट कहने का मतलब है कि हम अध्ययन चलता रहता है, किताबें पढ़ते रहते हैं, कई नई चीजें आपके लिए लाते हैं, कई नई चीजें अपने अंदर डालते हैं, तो सारी चीजें चलता रहता है। जैसे कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े शिक्षक क्यों ना बन जाएं, किताबों से नाता आपका हमेशा रहना चाहिए। तो मैं वो उनमें से एक हूं। तो एक बात थी सामाजिक व्यवस्था को लेके, यानी हमारे सोशल सिस्टम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी आया, लिखा किसने है मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो पुत्र यानी जो मर्द या जो लड़के खराब आदतों में लग जाते हैं तो घर वाले ये सोचते हैं कि उनकी शादी करवा दी जाए। सोच रहे हो, यानी जब लड़के या मर्द जात जब खराब आदतों में या गलत लत में लग जाती है तो घर वाले ये सोचते हैं कि शादी करने के बाद ये लड़का ठीक हो जाएगा। अरे ये बताइए कि शादी करवाने के बाद आप उस बेटी का घर क्यों उजाड़ना चाहते हो, उस बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों कर देना चाहते हो? क्या कोई स्त्री किसी पुरुष को ठीक करने की कोई मशीन है? ये बहुत अच्छा कथन था पूरे सोलर सिस्टम को लेके, यानी हमारे जो सोशल सिस्टम था उसको लेके। यानी स्त्री का कोई कर्तव्य नहीं है कि वो किसी मर्द जात को एक गलत लत से निकालकर अच्छी लत में लाए, क्योंकि मशीन नहीं है। मान लो वो नहीं सुधरा तो क्या होगा, वो गलत लत में ही रहा, खराब लत में ही रहा तो क्या होगा? तो इसमें तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। यानी आप लड़के की शादी इसलिए करा रहे हो क्योंकि वो खराब लतों में है, वो गंदी लतों में, तो इसको ठीक करने का ठेका किसी स्त्री ने ले रखा है क्या? इसलिए लड़के की शादी करने के बजाय आप उसके दिमाग का इलाज कराएं, उसकी आदतों को सुधारें और फिर जाके किसी लड़की के साथ उसका हाथ रखें, तब जाके लड़के और लड़कियों की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हमारा एक सोशल सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने पहले बोला था। खैर कोई नहीं। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा, यह बात कही गई है आर्टिकल 63 में। चलिए उसके बाद आते हैं आर्टिकल 64 की तरफ, और यह है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में यह बात कही गई है भली भांति, आप इसको चाहे दिमाग में बैठा लीजिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जब मैं कुछ बच्चों को ये उपराष्ट्रपति अपने किसी बैच को जब पढ़ाता हूं उपराष्ट्रपति, और अब तक के करियर में मैंने जितनी बार पढ़ा दिया है गिनती शायद मैं भूल चुका हूं, उपराष्ट्रपति मैंने जितनी बार पढ़ाया है हमेशा बच्चों में ये कंफ्यूजन रहा है कि सर हम उपराष्ट्रपति माने या किसी और पद को माने, क्योंकि भारतीय संविधान में ये भली भांति ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा गया है 64 में कि भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी हाउस, संसद के अपर हाउस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यह बात बोली गई है किसमें? आर्टिकल 64 में बोली गई है कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब मैं बोलूंगा तो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उपराष्ट्रपति माने या सभापति माने। अरे काम एक ही है, व्यक्ति एक ही है, बस उसके कार्य दो हो सकते हैं। भाई एक व्यक्ति है, कार्य दो हो सकते हैं। और जबकि हमारे देश में देश के उपराष्ट्रपति की कोई कार्य प्रणाली अलग से नहीं होती, वो तो सिर्फ राज्यसभा को चेयर करता है और राज्यसभा को चेयर करना ही उसका सबसे पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है उसका।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये कहेंगे सर सभापति को चुनते कैसे? अरे भाई, नहीं चुना जाता। राज्यसभा का सभापति कभी आपने लोकसभा के स्पीकर की तरह उसका चुनाव नहीं होता। आपको पता है हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद शपथ ले लेता है, उसके बाद जब लोकसभा का पहला अधिवेशन होता है राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, बताया था ना मैंने कि राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के अनुसार लोकसभा के प्रत्येक आम चुनावों के बाद पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसमें राष्ट्रपति एक व्यक्ति बनाता है प्रोटेम स्पीकर। वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कराता है। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है तो देश के उपराष्ट्रपति के नाम पर चुनाव होता है, और जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनता है वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संसद का सदन है, संसद का हाउस है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण बात कही है आपसे। ठीक है, यानी देश के उपराष्ट्रपति। अब कल को कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है, तो बिल्कुल कह देना कि या तो पूछने वाला बहुत बेवकूफ है जिसने ये सवाल पूछा है, लेकिन यह मत कहना, देखो पूछने वाला कई तरीके से पूछ सकता है। मैं भी कल आपसे पूछ सकता हूं कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है, कौन चुनता है, तो कहीं इसको एक्सप्लेन करने मत लग जाना कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है वो सभापति है। नहीं, राज्यसभा के सभापति का कोई भी चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है तो देश के उपराष्ट्रपति का होता है, और देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई कराता है इसका चुनाव। और जब ईसीआई इसका चुनाव कराता है, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वही देश राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिकली बन जाता है। और अभी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए थे उनका नाम है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति बने तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा को चेयर करने लग गए, क्योंकि आर्टिकल है 64 जो उनका लिए राज्यसभा को चेयर करने की अनुमति देता है उनको। चलिए समझ गए। और लिखेंगे कोई अन्य लाभ का पद, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। यानी आपको समझ में आ चुका है कि वो अन्य यानी किसी अन्य पद पर नहीं बैठेंगे उस समय। चलिए ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको। सर अब आप क्वेश्चन मान में आ भी आ रहा होगा, सर राज्यसभा का जब सभापति होते हैं तो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, वो तो क्या होते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा का सभापति जो होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। अब देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, तो कल को यह मत कह देना सर वो राज्यसभा के सदस्य भी हो गए। नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते वो। उपराष्ट्रपति पद के लिए एक शर्तें होती हैं कि वह संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। हां, सदस्य बनने की योग्यता जरूर होनी चाहिए उसके पास, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या मुझे बताइए, क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है? बिल्कुल होता है, अकॉर्डिंग टू 79। लेकिन क्या राष्ट्रपति को हम संसद के किसी भी सदन का सदस्य बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो आप समझ चुके, यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, जो जीतेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते कहीं उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा का मेंबर मत मान लेना, क्योंकि राज्यसभा का यदि वो मेंबर बन गया तो इसका मतलब है कि वो संवैधानिक नहीं रहा ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संवैधानिक नहीं रहा वो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात, दो बातों को याद रखना मेरी।
उसके बाद मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, चलिए अब आ चलते हैं आर्टिकल 65 की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो डालेंगे सभी अनुच्छेद 65, और अनुच्छेद 65 शायद मैंने राष्ट्रपति में बताया था जब मैं आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बता रहा था, 56 सब क्लॉज 1 बता रहा था कि अनुच्छेद आर्टिकल 56 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष के लिए होता है, यह बताया था। और जब निश्चित 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मान लो 5 वर्ष वो कार्य नहीं कर पा रहा है, मृत्यु हो जाती है, बीमारी हो जाती है, या फिर विदेशी यात्रा पर चले जाता है लंबे समय के लिए, ठीक है, या फिर वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और राष्ट्रपति का जब पद जब खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, इसे बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, तो लिखेंगे जब राष्ट्रपति का पद, जब भारत के राष्ट्रपति का पद, जब भारत के राष्ट्रपति का पद मृत्यु कौमा बीमारी के कारण से, बीमारी कौमा और क्या लिख सकते हैं, या महाभियोग के संकल्प से, या महाभियोग संकल्प द्वारा, इसे कहते हैं इंपीचमेंट रिजोल्यूशन, संकल्प द्वारा जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, संकल्प द्वारा जब राष्ट्रपति का पद एक और है त्यागपत्र, सॉरी भूल गया मैं उसको भी लिखें आप पहले, संकल्प द्वारा कौमा स्वेच्छा से त्यागपत्र दिए, कौमा या स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर जब उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, देश का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर वर्क करता है, राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी आप समझ चुके हैं मेरी बात। आर्टिकल 65 में बोला गया है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो इसका मतलब है कि पद खाली हो चुका है, किसी बीमारी के वजह से वो भी मृत्यु हो सकती है, या वो बीमारी की वजह से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, या एक होता है इंपीचमेंट रिजोल्यूशन, या राष्ट्रपति ने संविधान के ऊपर रहकर काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है किसी भी तरीके से, किसी भी संविधान में दिए गए प्रोविजंस को लेकर देखें, किसी भी तरीके से यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो सरकार ने महाभियोग रेजोल्यूशन लाए, उसको पास किया, बहुमत से किया, दोनों सदनों से किया, बताया, पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 61 है, ठीक है, पास हो गया, राष्ट्रपति चला गया, या फिर उसने काम ना करने की इच्छा से उसने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो कुल मिला के इन चारों स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है तो यह जिम्मेदारी है संविधान की, देश के उपराष्ट्रपति की, कि देश का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और करना पड़ेगा उसे। यदि वो ऐसा जिम्मेदारी नहीं करता है तो यह भी संविधान के उल्लंघन होने की स्थिति के दायरे में आता है, समझे, करना पड़ेगा, ऐसी नहीं है मर्जी नहीं चलेगी आपकी। चलिए, और कब तक करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। यह स्थिति होती है केवल 6 महीने,
जब देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ना होने की स्थिति में जब एक्टिंग प्रेसिडेंट करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट केवल वो 6 माह तक बनता है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि ताकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति था पहले, वो अपने पद पर वापस लौट सके। तो आप लिख सकते हैं कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, या आप लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक, कितने, 6 मंथ, यानी 6 मंथ तक, 6 मंथ तक, 6 मंथ तक कार्य करेगा, 6 महीने तक कार्य करेगा, कार्य करेगा, या यह कहा जा रहा है इसमें अर्थात कि 6 माह के भीतर, 6 माह के यानी विद इन 6 मंथ, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव हो जाने चाहिए, राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव हो जाने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे, यानी 6 माह तक, ठीक है। चलिए आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो सर जो उपराष्ट्रपति था और राष्ट्रपति ना होने की स्थिति में वो एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बन गया, सर मान लो एक्टिंग प्रेसिडेंट ही 6 महीने के अंदर होने वाले चुनावों में जीत जाए राष्ट्रपति के रूप में, तो क्या वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब जो चुनाव होंगे फिर वो उपराष्ट्रपति के होंगे। तो कुल मिला के ये क्या है, ये कॉमन सेंस का सिस्टम है, ये सेंस लगाना है आपको कि अब जरूरी नहीं है कि भाई कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बन सकता है, बस उसको 6 माह के चुनावों में जीतना होगा और यदि सरकार उसको सपोर्ट करेगी तो वो जीत भी जाएगा। चलिए खैर अच्छी बात है। और वैसे परंपरा रही है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कार्य का अनुभव होता है इसलिए, और एक सीनियरिटी लेवल पे देखा जाता है। अब देखो किसी अलग को उठा के राष्ट्रपति बनाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा उपराष्ट्रपति को, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि सीनियर तो मैं था लेकिन बना किसी और को दिया, तो क्या इसका मतलब मेरा तो यूज किया इन्होंने, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए सीनियरिटी लेवल पर। जैसे कि मान लो कल को द्रौपदी मुर्मू, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाएं, इनमें चारों में कंडीशन फंस गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा या छुड़वाया गया, अब उनका पद खाली हो गया, तो जगदीप धनखड़ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे 6 महीने तक, ठीक है। अब एक्चुअली में सरकार यही चाहेगी, जगदीप धनखड़ को वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेगी, क्योंकि सीनियरिटी लेवल पर 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं लगातार। हाँ, जगदीप धनखड़ लगातार रह चुके हैं, ठीक है। यानी जगदीप धनखड़ ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर लिया है, पहले हैं रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू, देख लो। चलिए खैर कोई नहीं, तो यहां तक आप समझ गए। और ये था आपके लिए नोट, क्या था? एक नोट था, 6 महीने तक चुनाव हो जाने चाहिए। चलिए अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे, ये सारी चीजें देखेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 66 की तरफ। इसके लिए मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी स्टैटिक पॉइंट हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे, इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर में केवल हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो पीडीएफ दिखा दिखा के सब हो जाएगा, डोंट वरी। स्टैटिक पॉइंट क्या है हमारे, चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 66 की तरफ। तो चलिए सभी डालेंगे अनुच्छेद, सभी डाल लीजिए अनुच्छेद 66। और 66 आर्टिकल में क्या आता है? 66 आर्टिकल में आता है योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य कौन है, क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, उसके बाद
यानी 35 एज कंप्लीट कर लें आप। 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद क्या करना चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। लेकिन अब हम राष्ट्रपति पद की ये थी, अब आ रही हैं उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो आप डाल सकते हैं कि इसमें आता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। चलिए अब इसमें हम लेकिन इस अनुच्छेद को हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, और अभी के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 66 को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में। अभी के लिए नमस्कार, और फिर जब हम आएंगे तो आपका स्वागत भी होगा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।